Good morning, students. I hope everybody is connected. So we are going to start our next lecture on sexual reproduction in flowering plants. तो थोड़ा सा पहले हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं लास्ट वाला लेक्चर क्या किया था हमने. किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर देना. आज भी आपने फोन जो है अपना लैंडस्केप मोड के अंदर रखना है, ठीक है, ताकि आपको स्क्रीन कंप्लीटली विजिबल हो. ठीक है. म्यूट मैंने आप लोगों को पहले ही कर दिया है. नेक्स्ट देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब था जिसमें दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं. रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे दोबारा प्रोड्यूस करना, और फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है एंजियोस्पर्म्स जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट इज द फ्लावर. तो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स की. इसको हम कंडेंस शूट का नाम देते हैं. और कैसे बनी हुई है? बाय द कंडेंसेशन ऑफ 4 नोड्स एंड 3 इंटरनोड्स. ठीक है, ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. देन ये इसके जो है पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है. पेटल, सेपल, दैट इज द नॉन एसेंशियल पार्ट्स जिनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता. देन ये इसके हैं पिस्टल एंड यू कैन से एंथर जो कि इसके एसेंशियल पार्ट्स हैं, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो फ्लावर के पास दो तरह के ऑर्गन्स हमने किए थे, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. एसेंशियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं. दो हैं हमारे पास, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. नॉन एसेंशियल जो डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करेंगे, सेपल्स एंड पेटल्स. कंप्लीट फ्लावर, अ फ्लावर हैविंग ऑल द 4 वॉल्स ऑफ द ऑर्गन्स. एक भी मिस हो गया, इट मेक्स द फ्लावर इनकम्प्लीट. देन कम्स द परफेक्ट फ्लावर जिसके अंदर दोनों एसेंशियल ऑर्गन्स होंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. पिस्टिलेट जिसमें सिर्फ गाइनोशियम होएगा, एंड स्टेमिनेट फ्लावर इज द वन जिसमें सिर्फ क्या होएगा? मेल पोर्शन होएगा. तो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कर रहे थे, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने ग्रुप को पूरे को नाम दिया था एंड्रोशियम का. उसमें से एक यूनिट निकाल ली थी, दैट इज कॉल्ड स्टेमन. स्टेमन के दो पार्ट्स थे, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर को जब देखा था तो एंथर के अंदर 2 लोब्स थी, और 2 लोब्स को पीछे से कनेक्ट करता था कनेक्टिव, और आगे से डिफरेंशिएट करती थी ग्रुप. ठीक है. देन अगली चीज हमने देखी थी कि जो एंथर है अगर उसका टीएस कट करते हैं हम, तो उसके टीएस के अंदर हमें क्या दिखाई देगा कि एक लोब के अंदर 2 सैक्स हैं. उन सैक्स को हमने नाम दिया था सोप्रेंजियल सैक्स का, या फिर माइक्रोसोप्रेंजिया का, या फिर हमने नाम दिया था उनको पोलन सैक्स का. ठीक है. तो इसीलिए जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर है वो बाइलोब्ड है एंड टेट्रासोप्रेंजिएट है. उसके पास 4 सोप्रेंजियल सैक्स है और 2 लोब्स है. लेकिन जो फैमिली मालवेसी है हमारी कॉटन वाली, उसके अंदर हमारे पास एक ही लोब प्रेजेंट होती है. ठीक है. और 2 सोप्रेंजियल सैक्स होंगे, एंड इट हैज नो कनेक्टिव एंड नो ग्रुप. ठीक है. उसके बाद हमने टीएस देखा था. टीएस देखा था हमने, तो टीएस जब देखा था तो टीएस देख के क्या देखा था कि टीएस के अंदर 4 जो वो है हमारे सोप्रेंजियल सैक्स, दे आर लोकेटेड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द एंथर. सभी को कवर करती है एक कॉमन लेयर, दैट इज द एपिडर्मिस. और बीच में डिफरेंशिएट कर रही है ये ग्रूव. ये वाली ग्रूव दोनों को डिफरेंशिएट कर रही है. ठीक है. दीज आर द 4 जो येलो कलर के हैं, दे आर द सोप्रेंजियल सैक्स. ठीक है. बाहर इसको कॉमन लेयर कवर कर रही है एपिडर्मिस, सारे को कवर करेगी. ये जहां से वो थोड़ा अंदर को जा रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ डेहिसेंस और स्टोमियम. ये है कनेक्टिव जो पीछे से दोनों को कनेक्ट करता है. तो ये हमारा टीएस है, टेट्रासोप्रेंजिएट एंथर का. इसकी डायग्राम बना के देखनी है. बनाने के बाद इसको लर्न भी करना है क्योंकि इसकी डायग्राम पक्का आती है. ठीक है. तो आज हम आई होप के सारे कनेक्ट हो गए. हमारे रिकैप्चुलेशन करते करते देख लेते हैं हम कितने स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए. एक बार 31 हो गए. अभी मुझे लगता है 5 बाकी हैं, क्योंकि परसों की क्लास में 36 थे.
चलो वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो आज हमने जो करना है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एंथर, कि ये एंथर पूरा जो बना के रखा हुआ है इसके अंदर बहुत सारी लेबलिंग के बारे में तुम्हें पता नहीं, जैसे माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स, मिडल लेयर, स्टेपेटम, तो ये आई कहाँ से, कैसे बना है, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द डेवलपमेंट ऑफ द एंथर। तो डेवलपमेंट करते हैं हम आज एंथर की, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है। देखो पहले थोड़ा सा टीएस के बारे में ध्यान दो। टीएस में हमने क्या बनाया था कि ये हमारे पास चार सेक्स हैं दैट आर लोकेटेड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द सब एंथर। फोर कॉर्नर्स के ऊपर ये लोकेटेड है, ठीक है। और इसको हमने कवर किया था बाय अ कॉमन लेयर कॉल्ड एपिडर्मिस। ये हमारी एपिडर्मिस है, मैं पूरे के ऊपर अब नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो तुम्हें अंडरस्टूड है कि सारे के ऊपर होएगी ये लेयर। देखो तो डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान से अब कंसंट्रेशन से सुनना है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है इट स्टार्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स। एक सेल से स्टार्ट नहीं होती, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल। ऐसी डेवलपमेंट जो ग्रुप ऑफ सेल से स्टार्ट होती है उस डेवलपमेंट को हम नाम देते हैं यूसोप्रेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अगर एक सेल से स्टार्ट होती, जैसे हम लोअर प्लांट्स की बात करते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, तो उसको कहते हैं लेप्टोसोप्रेंजिएट। लेकिन इसमें वो ग्रुप ऑफ सेल से स्टार्ट हो रही है तो इसको हम नाम देंगे यूसोप्रेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट का, ठीक है। तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स कौन है, कहाँ पड़े हैं, देखते हैं। वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे पड़े हुए, मतलब यहाँ ये पड़े, ऐसे ही ये इधर पड़े होंगे, ऐसे ही इधर पड़े होंगे, ऐसे ही ये इधर पड़े होंगे, चारों कॉर्नर्स के अंदर पड़े होंगे, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस के नीचे पड़े हैं तो हम इनको कहेंगे हाइपोडर्मल इन ओरिजिन। हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक है। डर्मल मतलब एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। तो इन सेल्स को नाम क्या देते हैं हम, आर्कीस्पोरियल सेल्स का। दीज सेल्स आर कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल्स। इनमें पहली डिवीजन होएगी कैसे, पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल का मतलब है कि जैसे ये मेरे हाथ में डस्टर है, देखो अगर ये ऐसे दो में डिवाइड कर जाए, ऐसे लॉन्ग लंबे उस पे, तो दो बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे, मतलब पैरेलल टू द प्लेन। जैसे ये मैंने हाथ रखे, बीच में डिवीजन हो गई और दो बन गए, एक नीचे और एक ऊपर। ऐसे ही इन सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होएगी तो दो बनेंगे। जो ऊपर की तरफ बनेंगे उनको कहेंगे पेराइटल, नीचे वालों को नाम देंगे हम स्पोरोजीनस का। समझ आया इतना? देखो ध्यान से, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स था, ऊपर देखो ध्यान से, मैं बड़ा करके बना रही हूँ। ये थे हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स, इनको हमने नाम दिया है आर्कीस्पोरियल सेल्स का। इनमें पहली डिवीजन हुई पेरिक्लाइनल, पैरेलल टू द प्लेन, तो दो बन गए, एक ऊपर बना एक नीचे बना। जो बना ऊपर इसको नाम दे रहे हैं पेराइटल सेल्स का। किसका नाम दे रहे हैं, पेराइटल सेल्स। और जो बना नीचे उसको नाम दे रहे हैं स्पोरोजीनस सेल्स का। इट इज कॉल्ड स्पोरोजीनस सेल। तो पहली डिवीजन तो तुमने ये चीज याद रखनी, ठीक है। काफी बच्चे अभी कनेक्ट हुए हैं, मैं एक बार रिपीट करती हूँ तो ध्यान से सुन लो। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एंथर। डेवलपमेंट ऑफ द एंथर जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ऐसी डेवलपमेंट जो एक ग्रुप ऑफ सेल से स्टार्ट होएगी उस डेवलपमेंट को हम नाम देते हैं लेप्टोस यूसोप्रेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अगर ये होती है एक सेल से तो हम इसको नाम देते किसका, यूसोप्रेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट का। तो अब हम इसको कहेंगे लेप्टोसप्रेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। मैडम आवाज नहीं आ रही, अंजलि सिरोही आपको आवाज नहीं आ रही? अंजलि सिरोही का मैसेज आया है कि आवाज नहीं आ रही। बेटा आपका ही कनेक्शन कुछ वो होएगा, बाकी सारे बच्चों को तो आ रही है ना सबको?
चलो देखो, आपने कुछ वो कर लिया होगा, अपना कुछ वॉइस वाला वो बंद कर लिया होगा, ध्यान से चेक करो। चलो देखो, तो जो अभी कनेक्ट हुए हैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हमने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ एंथर कर रहे हैं, दैट अकर्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स। कहाँ पड़े हैं, बिलो द एपिडर्मिस। ऐसी डेवलपमेंट जो ग्रुप ऑफ सेल से स्टार्ट होती है, नाम देते हैं यूसोप्रेंजिए टाइप ऑफ डेवलपमेंट का। कहाँ से स्टार्ट हुई, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स। कहाँ पड़े हैं, एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे, ये रहे। ठीक है, इनको क्या नाम देंगे, हाइपोडर्मल। ठीक है, नाम क्या है इनका, आर्कीस्पोरियल सेल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, आर्कीस्पोरियल सेल्स। इनमें पहली डिवीजन होएगी ऐसे, पेरिक्लाइनल, पैरेलल टू द प्लेन। तो ये दो में डिवाइड हो गया, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले को नाम दिया पेराइटल का, नीचे वाले को नाम दिया स्पोरोजिनस का। इतना ही बताया मैंने। फिर मैंने ऊपर बड़ा करके बनाया है कि ये सारे सेल्स है हमारे पास, ग्रुप ऑफ सेल्स। इनमें पहली डिवीजन पेरिक्लाइनल, ऊपर वाला जो बना पेराइटल, नीचे वाला जो बना स्पोरोजिनस। ठीक है, अब तुम स्पोरोजिनस को छोड़ दो, अभी पेराइटल की बात करो। जो पेराइटल के सेल्स हैं उनमें लगातार, मतलब पेराइटल हमने ये बनाए थे, ये हमारे स्पोरोजिनस थे, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। इसमें लगातार फिर से डिविजन्स होंगी, तो 3-4 लेयर्स इकट्ठी हो जाएंगी। कैसे, जैसे मैंने अपनी उंगलियों के ऊपर, एक के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी रख दी। जैसे तुम लगाओ कि मैंने ये रख दिया, ये किसके अंदर डिवीजन हुई, स्पोरोजिनस, ये पड़े हैं, और ये पेराइटल के अंदर दोबारा डिवीजन हो गई, पेरिक्लाइनल। तो लेयर्स ऐड हो गई। तो कौन कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस तो थी ही बाहर, फिर हो गई एंडोथीसियम, फिर 3 लेयर्स एक जैसी, मिडल लेयर्स, और सबसे नीचे क्या बन गई, टैपेटम। समझ आया, ठीक है। अब देखो डायग्राम की तरफ ध्यान दो। पहले बनाई है एपिडर्मिस, फिर लिखी हुई है मिडल लेयर्स, ठीक है, फिर है हमारे पास टैपेटम। एक इसमें मिसिंग है, दैट इज एंडोथीसियम, वो ऊपर में लेबल की हुई है एंडोथीसियम। तो अब सिर्फ पेराइटल में लगातार पेरिक्लाइनल डिविजन्स होके 3-4 लेयर्स सेल्स की ऐड हो जाएंगी। एपिडर्मिस तो पहले ही थी। अब जो लेयर ऐड हो गई दैट इज द एंडोथीसियम। उसके बाद 3 लेयर, एक से लेके 3 लेयर एक जैसी ऐड हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड मिडल लेयर। और उसके बाद जो ऐड होएगी दैट इज कॉल्ड टैपेटम, उसको हम टैपेटम का नाम देंगे। समझ आया, ठीक। तो देखते हैं, एक बार नजर मारो अगली स्लाइड के ऊपर। देखो, development of the anther, it starts from a group of cells lying below the epidermis, that is hypodermal in origin and are known as archisporial cells. They undergo first periclinal division, that is parallel to the plane. पहली इनके अंदर periclinal division होएगी। Division leads to the formation of 2 types of cells, दो तरह के cells बनेंगे, outer parietal and inner sporogenous। ठीक है, अब जो आउटर पेराइटल है उसमें फिर से पेरिक्लाइनल डिविजन्स होंगी टू फॉर्म 3 लेयर्स। कौन कौन सी, एंडोथीसियम, 1 to 3 मिडल लेयर्स, देन तुम्हारे पास टैपेटम। समझ आया, ठीक, क्लियर। तो ये लेयर्स याद रखनी है। अब इस डायग्राम में देखो जरा, ए वाली जो डायग्राम है उसमें उसने एपिडर्मिस बताई हुई है, बी वाली जो है उसके अंदर उसने तुम्हें आर्किस्पोरियल सेल्स दिखाए हुए हैं चारों कॉर्नर्स के अंदर एपिडर्मिस के नीचे। फिर जो सी वाली डायग्राम है उसके अंदर उसने क्या दिखाया हुआ है तुम्हें, कि वो 2 में डिवाइड कर गए, एक बन गया पेराइटल और दूसरा बन गया स्पोरोजिनस सेल। फिर जो डी वाली डायग्राम है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो पेराइटल है वो लगातार डिवाइड करके 3 लेयर्स बना देगा, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। समझ आया, इतना क्लियर। अब हम बात करते हैं स्पोरोजिनस सेल्स की, जिनको हमने छोड़ा था। देखो, ये हमारे पास 4 सोप्रेंजियल सैक्स, ये 4 सोप्रेंजियल सैक्स हैं हमारे पास, जिनको हम पोलन सैक्स का, या फिर हम इसको माइक्रोसोप्रेंजिया का नाम दे देते हैं। ये जो चारों सैक्स है ना, पहले स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड कर करके इन सारे सैक्स को भर देंगे। देखो, भर दिया। अब ये सेल्स जो है हर एक का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू।
एक एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्शन में है, कम्युनिकेशन में है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। इतने में क्या होता है, एक एक सेल के अराउंड एक वॉल डेवलप होनी शुरू हो जाती है। किस चीज की वॉल है ये? कैलोज की। किसकी? कैलोज की। मैं लिख देती हूँ यहाँ, सभी में होएगी, चारों सुपरेंजियल सेक्स में। इस कैलोज की वॉल की डेवलपमेंट की वजह से इनके कनेक्शंस आपस में ब्रेक हो जाते हैं। जब कनेक्शंस ब्रेक हो जाते हैं तो एक एक सेल इंडिविजुअली बिहेव करना शुरू कर देता है, अलग अलग बिहेव करना शुरू कर देता है। मतलब एक अलग हो गया, दूसरा अलग, तीसरा अलग, ऐसे अलग अलग बिहेव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब हम एक एक सेल को एक स्पेशल नाम से पुकारेंगे, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है या पोलन मदर सेल होता है, किसी भी सेल के पीछे अगर मदर लग गया, इसका मतलब उसकी कंडीशन है 2n, डिप्लॉयड है वो। ठीक है, क्लियर? माइक्रोस्पोर हम हमेशा मेल के लिए यूज करते हैं, माइक्रो वर्ड। अगर मेगा आ गया तो हम फीमेल के लिए यूज करेंगे बॉटनी के अंदर। ठीक है, तो उस सेल को हम नाम देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल का। अब उस एक एक सेल के अंदर होएगी मियोसिस। मियोसिस में बनते हैं 1 से 4, लेकिन जो 4 बनेंगे उनके बाहर अभी भी कैलोज की वॉल प्रेजेंट होएगी। देखो कैसे, ये बन गए 4 और इनके अराउंड क्या प्रेजेंट है? कैलोज की वॉल। तो इसको हम नाम देंगे पोलन टेट्राड का। ये जो बने दीज आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, या फिर इनको नाम देते हैं माइक्रोस्पोर्स का। ये जो प्रोसेस है ऑफ मियोसिस, ठीक है, और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल by meiosis is known as microsporogenesis। इस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं हम? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मतलब मेल, स्पोरो मतलब स्पोर्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। समझ आया? दिक्कत कोई? अगर कोई यहाँ तक दिक्कत है तो मुझे क्वेश्चंस भेजो, मैं तुम्हारी क्वेरीज आंसर करती हूँ, फिर नहीं तो आगे चलते। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, मैसेज करो। अगर नहीं डाउट है तो मैं आगे चलते। देखो स्लाइड देख लो तब तक। इनर स्पोरोजिनस सेल्स का साथ क्या हुआ? इनर स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड एंड फिल द इंटीरियर ऑफ द सुपरेंजियल सैक। पूरे जो सैक है उसका पूरा इंटीरियर फिल कर देंगे। ईच सेल इज इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कम्युनिकेशन में है। 2 बच्चों का मैसेज आया है, रिपीट कर दो मैडम। रिपीट कर रही हूँ बेटा, रिपीट कर रही हूँ, नेटवर्क नहीं था, रिपीट कर रही हूँ, कोई बात नहीं, सुनो सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं, नेटवर्क नहीं था तो रिपीट कर रही हूँ, सुनो। जो इनर स्पोरोजिनस सेल्स है, पहले डिवाइड कर करके पूरा सुपरेंजियल सैक्स चारों का इंटीरियर फिल कर देंगे। एक एक सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में था थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। इतने में एक एक सेल के अराउंड कैलोज की वॉल डेवलप हो गई, जिसकी वजह से उनके कनेक्शंस हो गए ब्रेक। जब कनेक्शंस ब्रेक हो गए तो एक एक सेल ने इंडिविजुअली बिहेव करना शुरू कर दिया। उस एक एक सेल को अब हम नाम देंगे एमएमसी का या पीएमसी का। एमएमसी यहाँ पे है माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी है पोलन मदर सेल। इनकी कंडीशन होएगी 2n। अब एक एक के अंदर होएगी मियोसिस और क्या बनेगा तुम्हारे पास? 4 बनेंगे। ठीक है, उन 4 को हम नाम देंगे पोलन ग्रेन्स का या फिर नाम देंगे माइक्रोस्पोर्स का। This process of formation of 4 microspores by meiosis is known as microsporogenesis। माइक्रो का मतलब है मेल, स्पोर का मतलब है स्पोर बनाना और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। लेकिन अभी भी इन चारों के बाहर कैलोज की वॉल प्रेजेंट होएगी। तो जो कैलोज की वॉल अभी भी प्रेजेंट होएगी, उसकी वजह से चारों पोलन्स जो बने हैं वो इकट्ठे रहेंगे, जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं पोलन टेट्राड का।
इट इज नोन एज पोलन टेट्राड। एक बार पढ़ो। Inner sporogenous cells divide and fill the interior of the sporangial sac. Each cell is in communication with each other through plasmodesmata. This communication breaks when callose wall develops around each cell and it starts behaving individually and is known as PMC or MMC. मतलब pollen mother cell और microspore mother cell. These individual cells behave as microspore mother cell. MMC undergoes meiosis to form 4 microspores. 4 microspores बनेंगे and this process is called microsporogenesis. These microspores remain covered with callose wall, hence it is called pollen tetrad. ये NCERT के अंदर सारा दिया हुआ है, ठीक है, ऑल्दो इतनी डिटेल नहीं दी हुई, ठीक है, लेकिन इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस दिया है, तो तुमने अच्छे से इसको पढ़ना है एनसीईआरटी से भी और नोट से, ठीक है। आई थिंक मैंने नोट्स ये कल भेज दिए ना, तुम्हें मिल गए ना? यस अच्छा, तो मुझसे किसी ने पूछा है, नाम बड़ा लंबा है उसका, 1FN फोन का नाम है उसके का, दैट इज माइक्रोस्पोर की कंडीशन। हाँ, मियोसिस से बना है, तो माइक्रोस्पोर जो है, पोलन ग्रेन जो है, उसकी कंडीशन N होएगी, बट जो पोलन मदर सेल है उसकी कंडीशन क्या होएगी? 2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल था, मियोसिस हुई तो 4 बने, दैट इज द टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। चारों के चारों अभी इकट्ठे हैं। अब ये जो टेट्राड्स है, अब देखो, अब हमने देखा था कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल है उसमें अब 4 लेयर्स ऐड कर दी थी हमने, देखो ध्यान से। बाहर एपिडर्मिस तो पहले ही थी, उसके बाद ये आ गई हमारे पास एंडोथीसियम, एक लेयर नीचे एंडोथीसियम थी, फिर उसके बाद 3 लेयर्स एक जैसी थी, मिडल लेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी आ गई थी? टेपेटम। अब बच्चे हमने इन चारों लेयर्स का फंक्शन करना है, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल है उनका हमने फंक्शन करना है। देखो क्या होएगा, ध्यान से। पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की, जो तो पहले ही थी। जब तक तो एंथर हमारा है यंग, तब तक तो ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। जैसे ही एंथर हो गया मैच्योर, तब ये उसके फटने में, फटने को कहते हैं डेहिसेंस, तो उसकी डेहिसेंस में हेल्प करेगी, ठीक है। जब तक तो एंथर था यंग, तब तक तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। जैसे ही एंथर हो गया मैच्योर, तो उसकी डेहिसेंस मतलब उसके फटने में उसकी हेल्प करेगी। क्यों फटना क्यों है उसने? क्योंकि उसने पोलन ग्रेन्स को बाहर रिलीज करना, ठीक है। तभी पोलन ग्रेन्स उड़ के फीमेल के पास जाएंगे और पॉलिनेशन होगी, ठीक है, डन। फिर बात करते हैं एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम जो है इसके सारी जगह पे प्रेजेंट है, चारों कॉर्नर्स पे। देखो मैं रेड से बना रही हूँ एंडोथीसियम को, ध्यान से देखना। बन गई, चारों जगह पे प्रेजेंट है, चारों लेयर्स चारों के अराउंड प्रेजेंट है, ऐसे ही, ठीक है, समझ आया। तो ये जो एंडोथीसियम है ना, विद टाइम ये अपने अंदर थिकनिंग्स डेवलप कर लेती है। थिकनिंग का मतलब है जैसे हम किसी चीज के अंदर सीमेंट लगा देते हैं तो वो वहां से सूखने के बाद हार्ड हो जाएगी, ऐसे ही ये अपने अंदर थिकनिंग्स डेवलप कर लेती है एंडोथीसियम। किस चीज की थिकनिंग डेवलप करती है? अल्फा सेलुलोज की। अब जो अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग है उसकी वजह से ये सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम फाइब्रस लेयर का नाम देते हैं। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि थिकनिंग सारी जगह पे डेवलप नहीं होती। कहाँ पे डेवलप होती है? इनर और रेडियल वॉल्स के ऊपर। इनर और रेडियल कौन सी है? ये वाली, दिस वन, ठीक है, ये वाली, दिस वन, और यहां से ये वाली, दिस वन। मतलब यहाँ थिकनिंग डेवलप होएगी, कहाँ नहीं होएगी? यहाँ पे, और कहाँ नहीं होएगी?
इन बिटवीन द टू स्पोरेंजियल सैक्स थिकनिंग डेवलप नहीं होएगी, तो वहां से सेल्स रह जाएंगे थिन वॉल्ड। तो जहां से वो थिन वॉल्ड होते हैं वहीं से बनती है लाइन ऑफ डेहिसेंस और स्टोमियम। समझ आया? ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लेयर की, मिडल लेयर की। मिडल 3 एक जैसी लेयर्स है, ठीक है। पहले जब एंथर यंग होता है तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है तो वो भी डेहिसेंस में हेल्प करती है फटने में। अब बात करते हैं टेपेटम की, जो बिल्कुल स्पोरोजीनस सेल्स के पास लगी हुई है। बेटा जो टेपेटम है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये 5 फंक्शंस पूरे करती है अपने। ठीक है, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं तुम्हें बताती जाऊंगी। पहला फंक्शन इसका मेन जो है, जो यहाँ पे एमएमसीज डेवलप हो रहे थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनको मियोसिस करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत थी। तो उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? टेपेटम। तो टेपेटम का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एमएमसीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेपेटम के सेल्स के पास इतना न्यूट्रिशन कहाँ से आया? क्योंकि टेपेटम के सेल्स पॉलीप्लॉइड होते हैं, उनके पास एक सेट या 2 सेट नहीं होते क्रोमोसोम्स के, बहुत ज्यादा सेट्स होते हैं। तो इतने सेट्स कहाँ से आए? ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। उनके अंदर अंदर माइटोसिस होती रहती है, जिसकी वजह से इट हैड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके पास ढेर सारा खाना है, तो वो डेवलपिंग एमएमसीज को क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। समझ आई? पहला फंक्शन। अब न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करती है? जैसे ये स्पोरोजिनस सैक है, टेपेटम बिल्कुल इसके साथ ऐसे लगी हुई है। जहां तो टेपेटम के सेल सारे यहाँ से इकट्ठे होके आएंगे, आने के बाद यहाँ आके अपने न्यूट्रिएंट्स इसको दे जाएंगे। उस वाली को कहते हैं अमीबॉइड टाइप, अमीबा जैसे मूव करता है, इसीलिए उसको अमीबॉइड टाइप या पेरिप्लाज्मोडियम टाइप का नाम देते हैं। या फिर टेपेटम के सेल्स यहीं पे रहेंगे बाहर, लेकिन वो अपनी न्यूट्रिशन, अपनी सिक्रीशंस को छोड़ देंगे, जो अपने आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसी टेपेटम को हम नाम देते हैं ग्लैंडुलर टेपेटम का। ग्लैंड्स क्या करती हैं? खुद अपनी जगह पे रहेंगी, अपनी सिक्रीशन छोड़ देती है ब्लड या किसी और चीज में, जो वो टारगेट ऑर्गन के पास ले जाती है। इसीलिए इसको नाम दिया हमने ग्लैंडुलर का। ठीक है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है ग्लैंडुलर का। तो 2 तरह की टेपेटम हो गई। अगर वो सारे सेल्स इकट्ठे होके आएंगे और वहां आके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो अमीबॉइड, अगर वहीं पड़े रहेंगे और अपनी सिक्रीशन पोर कर देंगे तो ग्लैंडुलर। तो ये पहला फंक्शन हो गया टेपेटम का, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एमएमसीज। दूसरा फंक्शन, जब वो न्यूट्रिएंट्स लेके आएगी तो साथ में लेके आएगी एंजाइम कैलेज। कौन सा एंजाइम? कैलेज। कैलेज क्या करेगा? ये जो पोलन टेट्राड था, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स 4-4 इकट्ठे पड़े थे, लेकिन इसको बाहर से कवर करती थी कैलोज की वॉल। तो जब टेपेटम आएगी, ये सारे यहाँ पड़े हैं इधर, तो जब टेपेटम अपने न्यूट्रिएंट्स लेके आएगी तो साथ में एंजाइम लेके आएगी कैलेज। तो जब वो कैलेज एंजाइम लेके आएगी तो वो इस कैलोज को कर देगा खत्म। तो जब कैलोज सारा हो गया खत्म तो सारे पोलन ग्रेन्स फ्री हो जाएंगे। तो ये 2 फंक्शंस हो गए टेपेटम के। अभी 3 फंक्शंस और बाकी हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं वैसे वैसे तुम्हें बताती जाऊं। ठीक है, देखो ध्यान से। अब माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल देखो, एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर है एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव है ये नेचर में। देन एंडोथीसियम इनर टू द एपिडर्मिस होती है, इसके अंदर सेलुलोज की थिकनिंग्स डेवलप हो जाती हैं ऑन इनर एंड रेडियल वॉल्स। इट बिकम्स थिक वॉल्ड, dead and hence known as fibrous layer. But endothecium in between 2 sporangial sacs remain thin walled and constitutes stomium. क्या बना लेती है वो? स्टोमियम बना लेती है, जिसको हम नाम देते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। देन मिडल लेयर्स प्रोटेक्टिव है जब वो यंग है और डेहिसेंस में हेल्प करेंगी जब वो मैच्योर हो जाएगा। टेपेटम के बहुत फंक्शंस हैं, बट मेन फंक्शन जो है हमारा इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एमएमसीज। 2 तरह की होती है, अमीबॉइड एंड सिक्रीटरी या फिर ग्लैंडुलर। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ टेपेटम पहले 2 पढ़ लो, अब आगे वाले नहीं पढ़ने। न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजिनस सेल्स, डिसोल्यूशन ऑफ कैलोज बाय एंजाइम कैलेज।
ठीक है, समझ आया? तो ये सारे 4 लेयर्स के फंक्शंस थे। तो अगर एग्जामिनर सीधा ही पूछे कि 4 लेयर्स के फंक्शन बता दो और 1 नंबर का क्वेश्चन हो, तो तुम क्या बताओगे? outer 3 layers are protective in nature when the anther is young and they help in dehiscence when the anther gets mature, and the 4th layer it mainly provides nutrition to the developing mmcs. हाँ, अगर क्वेश्चन आया है तुम्हारे पास 3 या 5 नंबर का, then you have to explain everything. ठीक है, समझ आए? एक बार थोड़ा सा लेयर्स के बारे में बताती हूँ। सबसे बाहर थी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर थी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर थी मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स के अंदर थी टेपेटम। 4 लेयर्स थी। और टेपेटम के अंदर की साइड आ गया था हमारे पास स्पोरेंजियल सैक्स, जिसके अंदर बने पड़े थे हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स। ठीक है, एपिडर्मिस जो है वो पहले ही प्रेजेंट थी, विद टाइम वो सूखनी शुरू हो जाती और टूट जाती। एंडोथीसियम विद टाइम अपने अंदर थिकनिंग्स डेवलप कर लेगी बड़े बड़े सेल्स के अंदर। किस चीज की? अल्फा सेलुलोज की, जिसकी वजह से सेल्स थिक हो जाएंगे और वो डेड हो जाएंगे। बट थिकनिंग्स यहाँ पे आएंगी और इधर आएंगी, कहाँ नहीं आएंगी? इन बिटवीन द 2 सैक्स, यहाँ नहीं आएंगी। तो यहाँ से क्या रहेगी? ये थिन वॉल्ड। ठीक है, मिडल लेयर्स अपने आप बाद में डिजेनरेट हो जाती है, टेपेटम अपने फंक्शन परफॉर्म करके खत्म हो जाती है। तो देखो, एपिडर्मिस एंथर के सूखने के बाद अपने आप टूट गई, मिडल लेयर्स डिजेनरेट हो गई, टेपेटम ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, खत्म हो गई। तो बची कौन? एंडोथीसियम। अब जब एंथर एयर के अंदर है और एंथर बिल्कुल सूखना शुरू हो गया, एपिडर्मिस टूट गई, टेपेटम खत्म हो गई, मिडल लेयर्स खत्म हो गई, तो सारा प्रेशर किसके ऊपर आके लगेगा? एंडोथीसियम के ऊपर, क्योंकि वही बची है। लेकिन यहाँ से एंडोथीसियम थी थिक वॉल्ड, तो सारा प्रेशर बियर कर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आके कहाँ पे लगेगा सारा प्रेशर? इधर, यहाँ, क्योंकि यहाँ से ये क्या थी? पतली थिन वॉल्ड, तो ये यहाँ से फट जाए। तो जैसे ही फटेगा सारे पोलन्स इधर से और इधर से क्या हो जाएंगे? रिलीज। इसीलिए इसको कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस और स्टोमियम। समझ आया? ठीक है, तो दिस इज द डेहिसेंस ऑफ एंथर। देखो ध्यान से, मैच्योर एंथर ड्राइज, स्टेराइल टिश्यू बिटवीन द 2 पोलन सैक्स डीजनरेट, मतलब कनेक्टिव खत्म हो जाएगा। नाउ एंथर हैज 2 पोलन्स फिल्ड विद कैविटीज विद 1 इन ईच एंथर लोब। एंथर की जो कैविटीज हैं वो पोलन से भरी हुई हैं। कवरिंग के ऊपर एंडोथीसियम और एपिडर्मिस है। डेड एंडोथीसियम कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, ऐसे हो जाएगी, एंड फाइनली जहां से वो पतली वॉल वाली होती है, देखो डायग्राम में, यहां से वो टूट जाएगी। जैसे ही टूटेगी तो सारे पोलन्स बाहर को रिलीज हो जाए। तो दिस इज द डेहिसेंस ऑफ एंथर। समझ आया? ठीक है, क्लियर? तो ये तुम्हारे पास जो है दैट इज द डेहिसेंस ऑफ एंथर। देखो बच्चे, यहाँ तक आज तुम पढ़ के रखना। अभी हमारे पास 4 मिनट बचे हैं क्लास खत्म होने में। अगर तुम्हें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, तो तुम मुझसे डाउट है जो अपनी वो पूछ सकते हो। अगर किसी की कोई है तो मुझे मैसेज कर दो, ठीक है, और पूछ लो अपनी डाउट्स। मैंने क्वेश्चन बनाए थे इसके, मैं वो देख रही थी, कहाँ गए? है किसी की कोई डाउट? हाँ, आ रही हैं, पूछो पूछो पूछो। गुड गुड गुड, क्लियर है मैम। मैम आगे ना लेजिटिमेट क्या क्लास 4 मिनट बाद? नहीं नहीं बच्चे, आगे नहीं है, बस इतना ही पढ़ के रखना।
क्लियर है मैम? एंडोथीसियम का वर्क बता दो। एंडोथीसियम थिक लेयर है, विद टाइम अपने अंदर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग्स डेवलप करेगी, जिसकी वजह से क्या होएगा, वो थिक वॉल्ड हो जाएगी। तो जब वो थिक वॉल्ड हो जाएगी तो थिकनिंग्स जो है वो सिर्फ इधर और इधर डेवलप करेंगी, ठीक है, यहाँ पे डेवलप नहीं होंगी, जिसकी वजह से वो रहेगी यहाँ से थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड रहेगी तो जैसे ही वो बाहर से सूखनी शुरू होएगी, एपिडर्मिस खत्म, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है क्या कहते हैं, मिडल लेयर्स खत्म हो चुकी है, टेपेटम खत्म हो चुकी है, एंडोथीसियम बनी। यहाँ से बीइंग थिक वॉल्ड वो क्या करेगी, सारा प्रेशर बियर कर जाएगी, यहाँ से बीइंग थिन वॉल्ड वो रप्चर कर जाएगी, और जैसे ही रप्चर करेगी तो सारे पोलन जो है बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया? और किसी की कोई डाउट? बस 1 मिनट बचा है हमारे पास, बेटा इतना पढ़ के रखना, ठीक है। कल मैं तुम्हें थोड़े से पहले परसों की क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगी यहाँ तक, ठीक है। खत्म हो गया।